अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यू वॉचिंग टुनाइट विद मोना आलम। तमाम देखने वालों को खुश आमदीद। नाजरीन, मामला ये नहीं है कि घड़ी बेची या नहीं बेची, ये तो खान साहब भी कहते हैं, उनकी पार्टी भी मानती है। उन्होंने पहले भी बताया था कि घड़ी ज़रूर खरीदी तोशा खाना से और फिर उसके बाद उसको बेच दिया गया, लेकिन किसको बेची, अब ये कल से एक नया मुअम्मा बन गया है। इस सिलसिले में कल जो इंटरव्यू है जनाब उमर फारूक साहब का, वो हमारे सामने है, जिसमें वो बड़े सीरियस किस्म के एलिगेशंस लगाते हैं। ना सिर्फ वो घड़ी बेचने वाली बात करते हैं, बल्कि वो कहते हैं कि फराह खान साहिबा, जो कि फॉर्मर फर्स्ट लेडी की बड़ी करीबी दोस्त मानी जाती हैं, इस वक्त वो मुल्क से बाहर हैं। हुकूमत वक्त उन पर बहुत संगीन इल्ज़ामात लगा चुके हैं। उनके ऊपर कुछ इदारे भी थे जो कि कुछ प्रोब्स वगैरह कर रहे थे, लेकिन वो इसलिए आगे ना बढ़ पाए क्योंकि वो मुल्क से बाहर हैं। उनके थ्रू दरअसल ये पूरी ट्रांजैक्शन हुई। वो कहते हैं उमर फारूक साहब के, मैंने पाकिस्तानी मालियत के हिसाब से 28 करोड़ रुपए उनको दिए और कैश में दिए। तो लिहाजा ये कि उन्होंने कोई कैश का चूंकि सबूत नहीं था, तो उन्होंने कहा जी मेरे पास कोई इस चीज़ का सबूत नहीं, और फिर वो कैश जो है वो फराह खान साहिबा मुबैना तौर पे इमरान खान साहब के पास ले गई और उन्होंने फिर वो पैसे उनको मुंतकिल किए। प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान साहब कहते हैं कि जी मैंने तो दरअसल उस पूरे इंटरव्यू के बाद जो कि कल जियो की तरफ से चलाया गया, खान साहब का आज बहुत गुस्से में उनका एक ये ट्वीट आया है, वो अगर हम नाजरीन को दिखा पाएं। इनफ ही सेज, yesterday Jio and Khanzada supported by handlers slandered me through a baseless story cooked up by a known fraudster and internationally wanted criminal. I have spoken to my lawyers, और उन्होंने साथ ऐलान किया है कि वो कानूनी चाराजोई इस पूरे मामले पर करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि पीटीआई का ये मौकफ है कि ये जो घड़ी बिकी है दरअसल ये इस्लामाबाद में बिकी है। कुछ लोगों ने एक रसीद, पहले भी ये ट्वीट आप देख सकते हैं जिसका तस्करा मैंने किया, लेकिन कुछ लोगों ने ये रसीद तकरीबन जून या जुलाई में, इंक्लूडिंग सीनियर जर्नलिस्ट तलत हुसैन, उन्होंने भी एक रसीद लगाई थी कि इस्लामाबाद में एक दुकान पर ये दरअसल घड़ी बेची गई थी। खैर, तो यानी कि ये कि वो घड़ी अगर वो कह रहे हैं कि कोई और थी, ये घड़ी कोई और है, तब तो शायद ये बात सही हो सकती है। लेकिन ये बात भी एक फैक्ट है कि एक घड़ी इस्लामाबाद में भी बिकी है जिसकी रसीदें बहुत सारे जर्नलिस्ट ने लगाई हैं, इंक्लूडिंग तलत हुसैन साहब और दीगर भी। लेकिन ये वाली जो घड़ी है, क्या ये कोई और घड़ी है या ये वही घड़ी है? क्योंकि अभी तक जो डिटेल्स हैं जिसमें घड़ी के साथ एक पेन है, कफलिंग्स हैं वगैरह वगैरह, वो तो वही डिटेल्स नजर आ रही हैं। और अब अपेरेंटली ये लग रहा है कि उस एक ही जो एक आइटम है, गिफ्ट आइटम है, उसकी बात हो रही है। नाज़रीन, लीगली स्पीकिंग शायद इसमें सब्सटेंस कम है, लेकिन मोरली स्पीकिंग इसमें इसलिए सब्सटेंस है क्योंकि घड़ी अगर तस्लीम किया जा रहा है कि बिकी है और बेची गई है और किसी का तोहफा था जो कि कहीं और बेच दिया गया, वो उस शख्स का प्रेरोगेटिव हो सकता है। लेकिन नाज़रीन, ज़ाहिर है मोरली स्पीकिंग, अगर मुझे किसी का गिफ्ट मिला है, मैं किसी और को पास ऑन कर दूं और अगर उसको बेच दूं, ये मोरली ज़रूर एक डैमेजिंग बात है, इसमें कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं। लीगली स्पीकिंग ये मामला तो है ही, क्योंकि हुकूमत वक्त के कहते हैं कि वो गिफ्ट खान साहब को नहीं मिला था, वो तो रियासत पाकिस्तान को मिला था। दूसरी तरफ पीटीआई ये मांग करते हैं, और हम नाजरीन के लिए दिखाना चाहते हैं, 2020 में जब तोशा खाना केस या तोशा खाना रेफरेंस नैब की तरफ से चलाया जा रहा था और वो खान साहब की हुकूमत चला रही थी, वो एक्चुअली केस था जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब और गिलानी साहब जो हैं वो उनके ऊपर एक वो पूरी एक्यूजेशन थी, और साथ साथ नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी एक्यूजेशन थी, जो आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं कि 2020 में ये जो केस है ये चला था। और नैब उस वक्त भी ये प्रोब कर रहा था कि जो गाड़ियों की, BMW गाड़ियों की आपस में एक टू एंड फ्रो थी, वो किसकी तरफ से की गई थी, क्योंकि उस वक्त पीपल्स पार्टी और PMLN के अच्छे रवाबित थे। तो ये एक इल्ज़ाम था जो कि उस वक्त पीटीआई हुकूमत ने बहैसियत हुकूमत वक्त लगाया। लेकिन ये बात भी पते की है कि जब उनके सवालात पीटीआई से किए गए, उस वक्त जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट पिटिशनर गए कि जी डिटेल्स दी जाएं कि खान साहब को बैरून ममालिक से क्या तो तहाइफ मिले, तब ये कहा गया था कि जी इससे मुल्क की सालमियत और सॉवरेंटी पर बहुत कारी ज़रब आएगी। इसके ऊपर भी बात करेंगे। और दूसरा जो एक बहुत इस वक्त मामला ज़्यादा सरगर्म है, वो ये है कि कल काबीना का हंगामी इजलास बुला लिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कोरोना में मुब्तला हैं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो आर्मी एक्ट में तरमीम के हवाले से जो एक मुसवदा तैयार किया गया है, ज़िली कमेटी ने ये मुसवदा तैयार किया है, उसकी चेयरमैनशिप इसहाक डार साहब को दे दी गई है, क्योंकि लॉ मिनिस्टर वैसे उस ज़िली कमेटी के चेयरमैन होते हैं। लॉ मिनिस्टर इस वक्त आज़म नज़ीर तारड़ साहब के बाद चूँकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, लेकिन ये चेयरमैनशिप फिर भी अभी इस वक्त सेनेटर इसहाक डार, फाइनेंस मिनिस्टर देख रहे हैं। इसके ऊपर भी बात करेंगे, क्या यही एक एजेंडा है? अभी तक इस हंगामी इजलास का कोई एजेंडा सामने नहीं आया है, लेकिन बताया ये जाता है कि मुसवदे में रिटेंशन का लफ्ज डालने पर जोर है इन द आर्मी एक्ट्स ऑफ 1952। इस पर भी बात करेंगे। फौरी तौर पर मेहमानों की हूँ, जनाब अली नवाज अवान साहब यहाँ इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ तशरीफ फरमा है, स्टॉलवर्ट ऑफ द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ।
साबिक स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर। वेलकम सर, बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी तशरीफ आवरी के लिए। नाज़रीन, डॉक्टर सायरा अफजल तारड़ साहिबा स्टॉलवर्ट ऑफ द PMLN हमें ज्वाइन कर रही हैं, साबिक वफाकी वजीर और अपनी जमात की बहुत पर्टिनेंट आवाज़। वेलकम ऑन बोर्ड सायरा साहिबा, खुश आमदीद आपको भी बहुत डॉक्टर सायरा अफजल तारड़। और नाजरीन, तमाम मामले पर तज्ज़िये तबसरे और नॉन पार्टिजन व्यू के लिए आमिर ज़िया साहब ने हमारे साथ शिरकत की है और हमें वक्त दिया है। थैंक यू सो मच आमिर साहब, ग्रेशियस ऑफ यू टू ज्वाइन द प्रोग्राम। बात का आगाज़ आपसे करूंगी। अली नवाज साहब, खान साहब ने तो जो ट्वीट किया मैंने बताया, मैंने आपसे अर्ज़ किया, लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने जो उसके बाद उसको कोट करके उनका जवाब दिया है वो ज़रा चलाएं ताकि मैं अली साहब से उसका जवाब मांग पाऊँ, क्योंकि जवाब सारे ढूंढ रहे हैं और हमें भी नहीं पता कि घड़ी किसको बेची गई। आखिर इधर उधर की बातें मत करो, रसीदें निकालो, घड़ी किसको बेची नाम बताओ, पैसा पाकिस्तान कैसे मंगवाया वो बताओ, दूसरों को चोर कहने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर निकला, तौबा। अच्छा खैर वो तो इररेलेवेंट है। असल चीज़ है कि प्रोब होनी चाहिए, किस पे बात होनी चाहिए। दो केसेस आए हुए जो बड़े न्यूज़ में, और हमारे मीडिया को उसको उठाना भी चाहिए। आपने उठाया, ये चौथी दफ़ा तोशाखाना केस उठाया जब से 6 महीने में, जब से इनकी हुकूमत गई है। उन बेचारों को, क्योंकि उनके ऊपर तो अरबों रुपए के केसेस हैं। आपके सामने हुदैबिया वाला केस कैसे बंद होता है रेफरी जज लगा के, और उस जज की पनामा के अंदर जायदादें निकलती हैं। जिस तरह पर्सन स्पेसिफिक चेंजेस करके नैब के अंदर अपने आप को बरी जमा ठहराया जाता है। मतलब आप कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के 16 अरब रुपया मेरे अकाउंट में कैसे है मुझे नहीं पता, और उसी पैसे से अपनी बीवी को वो घर लेके देते हैं। इलीगैलिटी आपके सामने, अगर तोशाखाना के आप सामने आते हैं, 2 केसेस हमारे ज़माने में थे जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया। तोशाखाना के अंदर अगर आप देखें जो डायरेक्टरेट कैबिनेट के नीचे आता है, उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप ले सकते हैं और कोई चीज़ ऐसी है आप नहीं ले सकते। ठीक है, लीगैलिटी के ऊपर आते हैं। उसके अंदर गाड़ियां जो होती हैं वो आप नहीं ले सकते, और 1-2 आइटम्स ऐसे हैं जो आप नहीं ले सकते। बाकी चीज़ें अगर आप उसका जो पहले 20% था, हमारी गवर्नमेंट ने आके 50% किया हो, अगर वो आप पे करके आप ले सकते हैं, उसके बाद आप उसे सेल करें, अपने पास रखें, जॉब प्रोग्रेटिव। इलीगैलिटी की बात कर रहा हूँ। नैब के अंदर 10 साल से केस ये चल रहा है कि मरियम बीबी को कतर के एक शहजादे ने BMW गाड़ी दी थी, और वो गाड़ी उन्होंने बेची, उसके पैसे अपने अब्बू को गिफ्ट कर दिए। अब्बू ने उसके ज़मीन खरीदी और वो ज़मीन मरियम बीबी के नाम गिफ्ट कर दी। आप गाड़ी ले ही नहीं सकते। जरदारी साहब के साथ भी था। अबू जर सलमान न्याजी साहब ने, उन्होंने इसके ऊपर कैबिनेट डिवीजन को लिखा, उन्होंने इनकार कर दिया। इंफॉर्मेशन कमीशन के सामने गए, उन्होंने उनके हक में फैसला कर दिया। अभी तक 1947 से लेके अभी तक तोशाखाना की जो डिटेल्स मांगी जा रही हैं वो हमें नहीं दी जा रही। उसके अंदर कायदे-ए-आज़म से लेके आखिरी शहबाज शरीफ तक जितनी भी चीजें आपको सामने लानी चाहिए। एक सवाल तो ड्यू है ना कि आपसे सवाल किया गया, आप एक प्रेसिडेंट सेट करते हैं। आपके दौरे हुकूमत में जब पूछा था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट गया था पिटिशनर, वो तो कहता है उनको धमकियां मिलना शुरू हो गई उल्टा। नहीं देखिए, धमकियां मैं ये देखना आपके सामने 2 चीजें, आपके सामने एक सालमियत पे ज़रब, मैं थोड़ी दूसरी 2 चीजें। ये जो रूल था, हमने कोई अपनी तरफ से कोड नहीं किया था। फाद हुसैन फाद साहब कैबिनेट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते थे नवाज शरीफ साहब के, और उन्होंने ये रूल पास कराया था उस वक्त की कैबिनेट से, ये हमने नहीं कराया था, और वही रूल कोड कर दिया गया था कोर्ट के अंदर। दूसरी तरफ एक और बहुत महंगी खबर है कि डेली मेल ने के ऊपर शहबाज शरीफ ने हर जाने का दावा किया था, और लंदन कोर्ट ने उल्टा इनके ऊपर जुर्माना कर दिया 57,000। किन 2 बंदों के ऊपर? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब और उनके दामाद अली इमरान साहब के ऊपर। डिले पे किया है ना अली साहब? सर देखिए, अगर मेरे पास जवाब नहीं है, वो जो कह रहे हैं, अच्छा मैं पूरी बात कर लूँ। डिले पे आप जवाब नहीं, आपने उस हद तक क्यों जा रहे हैं? आपसे 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 आपने केस किया है। आप मोना, आप मुझ पे केस कर रही हैं और आप कह रही मैंने आपके ऊपर इल्जाम लगाया, और मैं ही डिले कर जा रहा हूँ, मैं ही डिले की। इसका ये भी तो एस्पेक्ट है ना, अगर मेरे दिल में चोर हो, मैं केस ही क्यों करूँ आप पे? सिंपल एज दैट। तो मैं यही कहने की कोशिश करूँ, मोना अगर आपने मेरे पे केस किया, मैंने आप पे इल्जाम लगाया, तो मोना डिले क्यों कर रही है? अच्छा मैं ठीक है, मेरी बात समझिए। अब 2 केसेस हैं कि गाड़ियां ली गई, बेची गई, इस्तेमाल की गई, जायदादें बनाई गई उससे, और दूसरी तरफ लीगैलिटी है कि आपने अपना रूल चेंज किया, पहले 20% था 50% कर दिया, आपको घड़ियां मिली, आपके ही तो वो एक क्लाउड है हमारे सहाफियों का। उन सहाफियों ने दर पर दर भरते उनके ऊपर ट्वीट्स किए, उनको एक इशू बनाया, और चौथी दफा एक नॉन इशू को आप देखें ना, 1 मिनट बाद मोना 1 मिनट, अभी 10:01 पे ट्वीट करती है,
एक और साफी 10:02 पे करते हैं, 10:03 पे करते हैं, उसको इशू बनाया जाता है। ये जो केस है, जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा, कि चौथी दफा उठाया जा रहा है, इज द फोर्थ टाइम। और अच्छी बात है सवाल करना, और सवाल होना चाहिए, क्रेडिबिलिटी डेवलप होती है इंसान की। एक तरफ 16 अरब है और एक तरफ 3 करोड़ रुपए। ठीक हो गया। जी सायरा साहिबा, ये स्ट्रेट बड़े सारे सवाल आते हैं, मेरे सवाल की गुंजाइश कम है, लेकिन इतनी बात जरूर आपके सामने अर्ज करती हूँ। जुल्फी बुखारी साहब पिछले दिनों हमारे प्रोग्राम पे थे, यही सवाल किया उनसे इस घड़ी से मुतालिक, उन्होंने क्या कहा ये जरा सुनिएगा प्लीज। खान साहब और क्राउन प्रिंस, अब सऊदी अरेबिया के प्राइम मिनिस्टर, उनके बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं, और अभी भी बहुत ही अच्छे उनके ताल्लुकात हैं इसमें, और वो दोनों दोस्त भी हैं। तो इसमें कोई चीज़ अगर होती तो आज ना होते अच्छे ताल्लुकात। जी सायरा साहिबा, जिसने घड़ी गिफ्ट की उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसने घड़ी बेची उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो वो कहते हैं वो दूल्हा दुल्हन राजी, क्या करेगा काजी? मोना, थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा तस्हीह कर दूं कि ये घड़ी का स्कैंडल नहीं है। ये जब भी कभी चोर डाकू की बात होती है, ये पुरानी स्टेटमेंट्स निकाल लाते हैं, उसने उसको दिया, उसके बाप ने दिया। देखें एवन फील्ड का जो रेफरेंस है उसका क्या नतीजा निकला। मेरी गुजारिश ये है कि आपने ये पूरा जो स्कैंडल है घड़ी का, इन्होंने 50% कानून किया, 13 से 15 मिलियन उस तोहफे की कीमत है। खान साहब ने कैसे 2 करोड़ जमा करा के हुकूमत को ये ले लिया। तीसरी चीज़ ये कि जो ये कल चीज़ें जिनका इंकशाफ हुआ है, मुझे ये बताएं कि उसको फरा गोगी डिनाई करे ना। उनकी तरफ से तो कल से एक बयान नहीं आया कि मैं नहीं गई या मेरे पास, और वो घड़ी उनके पास कैसे पहुंची। देखें, जिस शख्स को इस्लामाबाद के इन्होंने बेची, वो आए ना और वो कहे कि मुझे ये घड़ी बेची है, फिर उसने कहा मुझे कैश चाहिए। जब उसको वो $2 मिलियन मिला तो वो कहाँ गई रकम? क्या इन्होंने कहीं वो शो कराई? फिर शहजाद अकबर साहब, और दूसरी बात यह है कि जिस शख्स ने कल ये दावा किया है कि मुझे ये तोहफा बेचा गया, वो इनकी हुकूमत में इनके वुज़रा के साथ बैठा रहा, और इनको पता था कि ये सामी है, और उसके बाद उसको काबू किया। दूसरी बात ये कि ये कहते हैं कि ये इनके बड़े स्कैंडल हैं, खान साहब का एक ही मिला है। क्या बनी गाला का घर कैसे बना? कभी कहते हैं जमाइमा ने पैसे दिया, कभी कहते हैं मैंने क्रिकेट खेला। नहीं, कम कीमत थी, और नहीं एवेल्युएशन याद होगा तस्वीर थी जिसमें वो कह रहे थे कि पेंट हाउस, मैंने बताया नवाज शरीफ साहब को, उन्होंने कहा पेंट हाउस क्या होता है, तो उन्होंने कहा वो जो ऊपर होता है। मैं ऊपर नहीं था, मैं क्या आपको बताऊं, वो घर मैंने देखा वो इतना ही था। इन्होंने तो कहा कि मैंने तोशा खाना के तोहफे बेच के अपने घर की सड़क बनाई है। जी ये बिल्कुल इन्होंने तो पब्लिकली ये क्लेम किया। मतलब ये 28 करोड़ है, और ये आप मुझे बताएं कि ये जो 9 लाख दिरहम या जितने भी फरा गोगी ने दुबई में लिए, उससे सड़क कैसे बन गई? मकसद मेरा ये है कि इतना झूठ है, और पूरी जिंदगी मुझे बताएं इनका जरिए आमदनी क्या है। मुझे मोना नहीं, मेरी आपने अपने टाइम उनको दिया, उतना ही मुझे दें। वापस आके आपकी बात मुकम्मल करवा लूं आपसे, आप बिल्कुल वापस आके मुकम्मल इसको कीजिएगा, तफसील से अपनी बात जरूर आप फरमाएं, और फिर आमिर ज़िया का भी ज़ाहिर व्यू पॉइंट जरूरी है। आफ्टर द ब्रेक नाज़रीन। जी वेलकम बैक नाजरीन। सायरा अफजल साहिबा, आप मुकम्मल कीजिएगा, बिल्कुल मोस्ट वेलकम, लेकिन ये भी साथ बताएं कि जो आपके ऊपर जो केसेस और जो आपसे सवालात जो 1947 से मांगे जा रहे हैं, ठीक है, इनसे ये पूछना बनता है कि भाई आप क्यों उस वक्त आपने नहीं बताना पसंद किया, तो आपसे भी वो यही सवाल करते हैं कि जी जो BMWs की एक्सचेंज है, बकौल अली साहब के, वो कहते हैं कि ये तो अलाउड ही नहीं है तोशा खाना से इस तरह की चीज़ें लेना, और ये इसमें भी मुलविस रही है 2 पार्टीज की लीडरशिप, आप एंड द पीपल्स पार्टी। अच्छा मोना, थोड़ा सा मैं एक चीज़ वाजे करूं कि ये हमेशा जब भी कोई स्कैंडल आता है ना, तो ये को कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। आप देखें कि वो घड़ी या वो तोहफा जिसकी कीमत 189 करोड़ तकरीबन 2 अरब बनती है, वो इमरान खान साहब ने 10 करोड़ की शो करके और 2 करोड़ उसका 20% दिया। देखें 40 करोड़ उसका 20% बनता है, और बकौल इनके अगर 50% अगर वो दें
50% तो वो तकरीबन 1 करोड़ बनता है या 80-90 अली लाख साहब क्यों हंस रहे थे इतना? फिर क्या अच्छा हो गया अली साहब? हाँ वो इसलिए अच्छा फिर उसके बाद आप गौर करें कि वो जो फराग गोगी साहब पैसे लिए वो अल्फला के अकाउंट में क्यों नहीं शो कराए, वो इलेक्शन कमीशन में क्यों नहीं जमा कराए, और वो किस तरीके से 9 लाख रुपए आया। फिर उन्होंने उस शख्स के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया, इंटरेस्टिंग है, क्यों उसमें विक्टिमाइज किया गया और उसको कहा गया कि मतलब कमाल होगी और कहाँ है शहजाद ये अकबर, अच्छा सवाल है, किधर है? और काबीना, आप अच्छा सोचें कि उस वक्त की वफाकी काबीना को कोई काम नहीं था, या वो इन लोगों को मुस्लिम लीग नून के ECL पे नाम डालती थी, या वो हमें जेलों में भेजती थी, और या वो इस तरह के जो भी उनका नाम है उमर फारूक साहब को, वफाकी काबीना ये फैसला करती है कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग का केस एक ऐसे शख्स पे बनाना है, और फिर यहाँ से गए भी, रेड वारंट लेके लोग यहाँ से गिरफ्तार करने भी गए। अब मकसद मेरा ये है कि इतना कुछ आने के बाद आप जियो को या शाहजेब को सू करने की बजाय उस शख्स को सू करें ना, करें उसको सू के उसने झूठ बोला है। जी जी, वो आई थिंक ये बात भी उन्होंने स्पेसिफाई की कि वो करेंगे। अच्छा, ही डज से दिस, नहीं वो करें, वो 100 दफा करें, उन्होंने पहले भी किया है। अच्छा, अगली बात मोना मेरी ये सुने कि जो हम पे ये इल्जाम लगाते हैं, मैं ये आप तारीख उठा के देखें, पंजाब असेंबली में सवाल हुआ, नेशनल असेंबली में सवाल हुआ, वजीर आजम हाउस की सही सायरा साहब ये मैं मामला थोड़ा आगे ले जाऊं, वो नवाज शरीफ साहब का लेकर जाते, इनकी तरह पानी की बोतल भी उठा के नहीं ले गए स्कैंडल है, वो ये इमरान स्कैंडल है। जी जी, ये इमरान देखें, ये इमरान खान साहब को जो बनाते हैं ना और जो बताते हैं वो है नहीं, मतलब उस वक्त की एजेंसीज के ये बड़ा मसला बना हुआ है सायरा साहिबा, क्योंकि वो तो ये कहते हैं कि हमारे पास तो नैब था ही नहीं, ये एक नया इंकशाफ किया है खान साहब ने। वो कहते हैं अगर नैब हमारे हाथ में होता तो हम तो सबको सजाएं दे चुके होते। आमिर ज़िया साहब, आप मुझे बताएं वफाकी काबीना अप्रूवल नहीं देती थी? जी अली साहब एक जुमला ले, आमिर साहब। अच्छा देखिए, मैं कहता हूँ लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस वेल्थ, और मेरी बहन फेडरल मिनिस्टर रही हैं, अगर उनको प्रोसेस आज भी नहीं पता, खैर उनको तो लिफ्ट ही नहीं कराते थे, वो तो एक खानदान के अंदर ही मूव करते हैं, खैर ये भी एक खानदान की वजह से इस पॉलिटिक्स का हिस्सा है। उसका तरीका क्या होता है? अल्लाह आपको और आगे लेके जाए, साहब को आगे लेके जाए, सारों को लेके जाए, आगे लेके जाए। आपको जो तकलीफ है ना, मुझे उसका अंदाजा है, मैं आप वाले अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता। आपके बहनों या आपके भतीजों तक भतीजे नहीं आता, तार से बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ, आपको उनका मतलब परफॉर्मेंस गलत लगती है तो आप निकलवा देंगे, मैं तो कह रहा हूँ बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। नहीं, आप रफीक तारड़ साहब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, बिल्कुल अच्छी बात है, मैं कब कह रहा हूँ, नेम क्या ले रहे हैं, हमारे सदर रहे हैं, उनका नाम ना ले, आप अजीब बातें कर रही हैं। सदर पाकिस्तान रहे हैं, वो ब्रीफ केस स्कैंडल के अंदर थे, वो छोड़े ना, अब छोड़े। अच्छा छोड़े, मैं अच्छा मेरा ये तरीका नहीं शो करने का, प्लीज लेट मी टॉक। आप अपने एक इल्जाम नहीं, मैं इधर देखें, मेरा टाइम तो देखें, आप देखें, नहीं आप अपनी बात मैं करना चाह रहा था, मुझे करने नहीं दे रही, मैं सिंपल देखे तरीका कार मैंने आपसे अर्ज किया था, आप एक जुमला चले आप पहले आमिर साहब की बात, आमिर की बात कर लेता हूँ। आपके अपने पुराने, जितनी इज्जत इनकी पार्टी में होती है ना, हमें बड़ा पता है, जितनी इनकी इज्जत पार्टी में इमरान खान करता है ना, वो हम सबको बड़ा पता है। जो फॉर्मर बेस्ट फ्रेंड है, फॉर्मर बेस्ट फ्रेंड मैं कह रही हूँ, फैसल वाडा साहब, आमिर ज़िया साहब, ये भी बताइएगा, वो तो अपनी तस्वीर डालते हैं उमर फारूक साहब के साथ, और वो कहते हैं कि जिस मुलाकात की बात पीटीआई के ट्विटर हैंडल कर रहे हैं ना, कि जी वहां से ताने बाने बनते हैं, जो फैसल वाडा से को जिनसे डिक्टेशन मिल रही है उन्हीं को उमर फारूक से मिली है, तो फैसल वाडा इंकशाफ किया है, तस्वीर लगा के नाजरीन भी देखें कि वो उसमें कहते हैं कि ये जो मुलाकात हुई थी उनकी उमर फारूक साहब से, वो वजीर आजम फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में हुई थी और उन्हीं के कहने पर हुई थी। आमिर साहब। जनाब जी, मुना जी जी प्लीज सर बताएं, ये कहां से डिक्टेशन आ रहा है, किधर से आ रहा है, और घड़ी किसने बेची, किसको बेची, हमें कोई कुछ भी नहीं पता है, दो अलग वर्जन्स है। बड़ी दिलचस्प बात है। मैं देखें, पीटीआई का मौकफ सामने आ गया, नून लीग का मौकफ माशाल्लाह सामने आ गया, एक अवाम का मौकफ अगर आप मुझे पेश करने की इजाजत दें, मतलब हम भी थोड़ा बहुत नुमाइंदगी करते हैं। जी जी हुकुम, बिल्कुल बिल्कुल, भरपूर नुमाइंदगी माशाल्लाह। मैं ये अर्ज कर रहा था कि इस मुल्क के मसाइल देखें, और आप ये देखें कि हमारा जो नेशनल डिस्कोर्स है वो किस चीज पर हो रहा है। हमारा मतलब है कि इस मुल्क का हमें बताया जाता है, किसी से भी अपनी आदमी से बात करें कि मईशत सबसे बड़ा मसला है,
और इस वक्त सूरत हाल ये कि मुल्क जो है बिल्कुल डिफॉल्ट के करीब है True. और यहाँ पर सरमायाकारी नहीं हो रही है, यहाँ पर जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है बहुत बुरी तरह मुतासर है। मैं कराची में रहता हूँ, बिजनेसमैन से हम रोज बात करते हैं, तो हमें अंदाजा होना चाहिए कि बड़े गंभीर सूरत हाल है। और गंभीर सूरत हाल में जो हमारी जो मतलब है कि तोशा खाना रेफरेंस पे बात हो रही, कुछ चीजें अगर भाई केस है रेफरेंस चलाएं, मीडिया ट्रायल की तो जरूरत नहीं है, लेकिन ठीक है क्योंकि वो एक हम लोग लतीफे में कहते थे कि जी टाइटैनिक डूब रहा था और लोग ऊपर जो था बैंड बज रहा था ना, तो हमारी भी तो बदकिस्मती से वही सूरत हाल है। हमने ज्यादा देख लिया टाइटैनिक। हमारी पार्लियामेंट के अंदर जो है जो बातचीत होती है वो अवाम के लिए हम समझते हैं कि जी सड़जोड़ के बैठे होंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। वहां पर इस तरह की कानून साजी हो रही है कि जिसमें चंद अफराद को, चंद खानदानों को फायदा पहुंचाया जाए। अब भी जो मतलब है आप देख लें कि जो भी इशूज टेकअप किए जा रहे हैं उसका अवाम से कोई लेना देना नहीं है, आम आदमी से, हमारे किसी मजदूर से, किसान से, मुतवस्सित तबके के आदमी से नहीं है। तो मैं समझ में नहीं आता कि इनकी क्या तरजीहात हैं। फिर ये जो तोशा खाना रेफरेंस की बात हो रही है उसके जवाब में जो माजी के केसेस हैं, मैं समझता हूँ बतौर साथी कि अगर इतना ही बड़ा केस है तो इसका रेफरेंस फाइल हो जाना चाहिए, फैसला करने तो तमाम इख्तियारात जो है वो हुकूमत के पास हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मैं फिर मुआवजा जरूर करूंगा कि हमारी यहाँ जो तारीख रही है कि एक तरफ हम देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े मनी लॉन्ड्रिंग के 2 केसेस आज के वजीर आजम पे थे 32 अरब रुपए के, और हम देखते हैं कि देखते ही देखते खत्म हो गए या उनके ऊपर रिलीफ मिल गया। ये इसी वजह से आवाम को यकीन नहीं आता आमिर साहब कि क्या केस सच्चा है, कौन सा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। आज तक ये जो इसके ऊपर स्मोक स्क्रीन है वो साफ ही नहीं हो पाई है। बिल्कुल, आप मुझे बताएं कि किस मुल्क में होता है कि वजीर खजाना जो आज बैठे हैं वो कल तक मफरूर मुलजिम थे, फिर वजीर आजम के जहाज में आते हैं और वो सीधा जो है मतलब उसकी वजारत की कुर्सी पर आ जाते हैं। तो हमारे यहाँ पूरा मजाक बना हुआ है, हमारे यहाँ कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही है, हमारे यहाँ मीडिया ट्रायल होता है और किसी केस का क्लोजर नहीं होता। और यही बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल बात सही है, किसी केस का कोई क्लोजर नहीं है। इत्मीनान खत्म हो गया है हमारे इदारों पे से, इलेक्शन कमीशन हो, वो पार्लियामेंट हो, कौमी असम्बली। आज कौमी असम्बली नामुकम्मल है, उसमें 120 लोग नहीं बैठे हुए, और फिर भी हम समझते हैं कि जी कौमी असम्बली में एक टर्म होती है ट्रेड यूनियन में, पॉकेट ट्रेड यूनियन। ये वो ट्रेड यूनियन होती है कि जो मालिक की जेब में होती है। तो ये हमारी कौमी असेंबली को बेतौकीर करने में कोई पीटीआई का किरदार है? माशाल्लाह अली साहब भी फॉर्मर एमएनए थे, फॉर्मर ही कहूंगी क्योंकि उन्होंने तो इस्तीफा दिया ना, वो माने ना माने अगला बंदा। कौमी असेंबली में वो ऑपोजिशन है जो कि पॉकेट ऑपोजिशन है, ऐसे ही है। भाई इस तरह से चलेगा, एक शैम डेमोक्रेसी है, शैम निजाम है, इट डिमांड रीसेट। आपको नए इत्मीनान के वोट की जरूरत है, उन मसलों पे बात नहीं हो रही है। सिर्फ अच्छा, नए इत्मीनान के वोट की जरूरत है प्राइम मिनिस्टर को? प्राइम मिनिस्टर को क्या, मैं समझता हूँ कि पूरे मतलब है कि पूरे सिस्टम को, यानी ओके ओवरऑल आप इलेक्शन की तरफ आपका इशारा। अब बात हो और यही मसला, यही सूरत होगी इस मुल्क को क्राइसिस से, बुरान से निकालने की, वरना आप सोचिए कि अगले बरस अगस्त तक यही सूरत हाल। अच्छा आमिर साहब आपकी ही बात से ना एक जो सवाल डिराइव होता है जो कि गालिबन आपसे भी और जाहिर अली साहब से भी ज्यादा, क्योंकि अगर इलेक्शन इन खदोखाल में हों जिनके ऊपर कोई कंसेंसस नहीं है, कोई फ्रेमवर्क पे कंसेंसस नहीं है, किसको काबिल कबूल होंगे अगर उसके नताइज वो ना आए जो कि कोई भी पार्टी चाहती है, ख्वाह वो पीटीआई जो अपने लिए इमेजिन कर रहे हैं या जो पीडीएम अपने लिए सोच रहे हैं, वो ना आए तो कौन मानेगा उस तरह के इलेक्शन या इलेक्टोरल रिजल्ट्स को? आफ्टर एक जुमले में मैं कह दूं, जी आप कह दें आमिर साहब। एक जुमला मैं कहूंगा, एक अच्छी केयरटेकर गवर्नमेंट लेकर है, टेक्नोक्रेट की मबनी, जो कि इंश्योर करे फ्री फेयर इम्पार्शियल इलेक्शन। ऑल राइट, फेयर, वो टेक्नोक्रेट वाली बातों से हमें थोड़ा खौफ भी आता है। इसकी आइन और हर थोड़े दिन बाद टेक्नोक्रेट का जिक्र आ जाता है। चले केयरटेकर, ठीक है, मैं वापस आती हूँ, इसके ऊपर भी जरा सोच विचार करते हैं नाज़रीन आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। फैसल वाडा साहब की जो ट्वीट है वो हमारे सामने है। वो अली साहब वो कहते हैं कि आप उनको कह रहे हैं कि जी ये बंदा यहाँ से मिला हुआ था। फैसल साहब कह रहे हैं कि वो खान साहब ने क्यों मिलवाया था, जिनको वो कहते हैं कि ये क्रिमिनल हैं और ये तो उन्होंने संगीन इल्जाम लगाए हैं खान साहब ने उमर फारूक साहब पे। तो इस शख्स को अपने दौरे हुकूमत में आप वफाकी वज़रा से मिलवा रहे हैं, मीटिंग्स करवा रहे हैं। और एक ये मरियम औरंगजेब साहिबा की भी ये इसका भी जवाब फरमाइएगा, ये ज़रा चलाइएगा आर्मी चीफ के हवाले से। जो खान साहब का आज का बयान है जो उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए दिया है कि मैं आर्मी चीफ के मामले से पीछे हट रहा हूं। मरियम औरंगजेब साहिबा इसको ट्वीट को ARY की स्क्रीनशॉट है उसे कोट करके कहती हैं तुम कौन हो भाई? अली साहब
अच्छा देखें, फैसल वाडा हो गए, रोकड़ी साहब एक आ गए थे पहले। आप तो कहते थे आप जानते ही नहीं। वो रोकड़ी साहब आ गए थे, मैं इस तरह बात करूं। अब उमर फारूक साहब आ गए। ये आते नहीं, इनको लाया जाता है, और लाने वाले वो आपको पता ही है। ये अगर बेचारे नून लीग आके माउथ पीस बन जाए उनका तो एक अलग इशू होता है। वो जो लाते हैं, आपने फैसल वाडा के साथ वो तस्वीरें दिखाई, वो कई और बहुत अहम लोगों के साथ भी मुलाकात कर रहे हैं और जिसमें कोई मिनिस्टर नहीं है। और फिर उनको किसने मिलाया? एक सैलिनेशन प्लांट का इफ्तिताह हो रहा है गवादर में, उसमें हमारा मिनिस्टर नहीं है पर ये साहब वहाँ मौजूद है। नहीं सर, ये उमर फारूक साहब। हाँ। और तीसरी चीज ये है कि 3 जगह से रेड वारंट इशू हैं 3 मुल्कों से इनके। कोई ये काम भी करना है तो कोई अच्छा करो ना, कोई तरीके से करो, क्योंकि मेरे आपका दिमाग है ना। डिनाई कर रहे हैं अली साहब कि इनको प्राइम मिनिस्टर ने नहीं मिलवाया था फैसल वाडा से? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। फैसल वाडा बेचारे तो आके खुद कहा था ना, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करना नहीं चाहता पर मजबूरी है, करनी पड़ती है। आपको पता भी करनी पड़ती है। ये किससे कहा उन्होंने कि नहीं करना चाहता? बेचारे की क्या कहना उसने। आपका वजीर आजम जब कहता मैं मजबूर हूँ, तो आपको फैसल वाडा बेचारे की आपको पता नहीं रोकड़ी कौन है, ये उमर फारूक कौन है, क्या तीन भाई इसके जेल में नॉर्वे में, 3 मुल्कों से रेड वारंट इशू हुए हुए। हम इसको एक स्टेक होल्डर बना रहे हैं पाकिस्तान में। असल चीज जो है बात करने वाली, आपका साबिक वजीर उसको ब्लैकमेल कर रहा है उसकी निजी मामले पे। मैं ये तो कह रहा हूँ, फिर वही बात है, कह कौन रहा है, इट मैटर्स। अगर आप चाहते हैं कि मवाजना कर लें, एक तरफ तोशा खाना और एक तरफ पनामा पेपर्स है। पनामा पेपर्स रिवील्स होते हैं, जर्मन न्यूज़पेपर करता है, उसको जाके ये सू कर दे। हम तो सू करने जा रहे हैं जियो को, हम तो सू करने जा रहे हैं जंग को। आप ये देखें कि जंग जो एडिशन में आज नदीम मलिक ने किया, समा को भी करें। इट्स नॉट लुकिंग गुड। अच्छा खासा आपकी है, मैं आती हूं, इट्स नॉट लुकिंग गुड। लेट मी फिनिश। मैं ये कह रहा हूं कि जंग का जो एडिशन बाकी पूरे पाकिस्तान में है, उसके अंदर तो तोशा खाना उन्होंने पूरा लगा दिया, तो इंग्लैंड एडिशन में भी लगा देते। वहां क्यों नहीं लगाया? यूके एडिशन में नहीं लगाया? यूके एडिशन में है ही नहीं ये खबर, क्यों नहीं लगी? तो क्योंकि वहां तो यही तो कह रहा हूँ, हर जाना उनको जियो तो चलता है ना, वहाँ टीवी चैनल तो चलता है ना, और यूएई में भी तो लिखा है ना खान साहब ने। अच्छा, दूसरी तरफ अब मेरी बहन को शायद इतना पता ही नहीं है कि तरीकाकार क्या होता है। आप फेडरल मिनिस्टर नहीं है, मैं एक ऐसे पीएम रहा हूं। तोशा खाना एक डिपार्टमेंट है, कैबिनेट डिवीजन के नीचे आता है। आज भी जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वो हमारे दौर के अंदर भी कैबिनेट सेक्रेटरी परफॉर्म कर चुके हुए हैं। एवेल्युएशन तोशा खाना डायरेक्टरेट करता है। उसकी अगर आप समझते हैं एवेल्युएशन गलत है, आप चैलेंज करते हैं, उसको रखें, उनके बंदों को सू कर दें, उनके ऊपर पर्चे कर दें। और उसके बाद स्टाइल आउट वॉचेस ने अपनी वीडियो आउट उन्होंने कर दिया है कि $2,50,000 की चीज को मेरी बहन 90 करोड़ पे ले गई हुई है। शायद इनका पता, मतलब कोई वर्किंग होती है, कोई तरीकेकार से आप टीवी शो में आते हैं, कोई आपके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अगर इतना अच्छा उमर फारूक मिलियनेयर आदमी है, वो अपने बैंक अकाउंट्स लेके आता कि मैं 90 करोड़ विड्रॉ करके ये घड़ी ले रहा हूँ, वो डॉक्यूमेंट्स दिखा देता। कैश की कोई उसके बाद देखिए ना, हम तो ये कहते हैं कि हम तो ये नहीं कह रहे मेरे वालिद साहब से पूछो, वालिद साहब कह रहे हैं मेरे भाई से पूछो। देखिए अब लीगैलिटी की बात हो रही है, मुझे एक बात बताएं। नहीं, मॉरलिटी पे बात करनी तो फिर कर लेते। फिर तो मॉरलिटी ये आपको कहती है, जब मैं अगर गवर्नमेंट हूं, कि सारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, सारी प्रीवियस गवर्नमेंट्स, सारे के सारी ब्यूरोक्रेसी, उनकी सारी चीजें सामने रख दें, मॉरल एथिक्स आ जाएं, उस पे बात भी हो जाए। अगर आप मॉरलिटी डिस्कस करते हैं और सिंगल हैंडेडली करते हैं, इस मुल्क में मसला क्या हो गया हुआ है कि इस मुल्क में, जैसे बिल्कुल भाई ने ठीक बात की है, आमिर ज़िया ने बिल्कुल ठीक बात की है कि इस मुल्क का हमारे दौर में 2 रुपए चीनी महंगी हो गई, आज 45% महंगाई है। पाकिस्तान में हमारे दौर में 16% थी। बिल अकाउंट डिप्लीट कर गए हुए हैं, फॉरेन रिजर्व डिप्लीट कर गए हुए हैं। आईपॉर ने अभी सर्वे किया है जिसमें 80% जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो कहते हैं पाकिस्तान की डायरेक्शन ठीक नहीं है। आईपॉर ने जो अपनी, अभी हम उसके ऊपर बात ही नहीं करते। हमें हमारे सामने क्या है, मैं मजबूर हूं। ये वैसे मजे की बात है अली साहब, ये मजे की बात है, जब अपोजिशन में होते हैं आपको मईशत के बहुत दर्द याद आते हैं, गवर्नमेंट में बैठ के आपको मईशत के दर्द याद नहीं आते। सायरा अफजल साहिबा और आमिर ज़िया साहब दोनों का मौक़िफ़ आफ्टर अ ब्रेक, आई एम बीइंग टोल्ड। ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। सायरा साहिबा, मईशत के दर्द की बात हो रही थी, आर्मी चीफ पे तवज्जो है, तकर्रुरी पे है, घड़ियों पे है, क्या मईशत पे भी तवज्जो है हुकूमत वक्त की? मोना थोड़ा सा मुझे पहले वक्त दें, मैं 2-3 चीजें वाज़िया कर दूं।
अभी इन्होंने अवान साहब ने कहा कि मैं वफाकी वजीर रही हूँ और पता है, एक तो ये अपने आप को समझते हैं कि इनसे ज्यादा कोई पढ़ा लिखा सिका तजर्बेकार और इंफॉर्मेशन नहीं है। अल्लाह की मेहरबानी से वफाकी वजारत की इमरान खान से लेके के एक बंदे ने इतनी छानबीन की, नैब के केसेस बनाए, इनको कुछ नहीं मिला। पोलियो पे काम किया, दवाइयों पे किया, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड हमने किया, मुझे वो बताने की जरूरत नहीं है। मुझे ये बताएं कि हर चीज ये दूसरे पे जिम्मा डाल देते हैं। ये इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन असेसमेंट की ये इतने काके छूने, इनको नहीं पता कितने कैरेट लगे हों किसी चीज में तो उसकी कीमत क्या है। मतलब जितने कैरेट उन सारी चीजों में लगे हुए थे, आप इधर मार्केट में उनकी कीमत पूछ लें। वो आपने नहीं, अब अगली बात, अगर उसकी कीमत इतनी कम थी तो फराग गोगी ने 5-6 मिलियन डिमांड क्यों की? चले जी, ये भी चीज ग्राफ से पता चल जाएगा कि वो ओवर प्राइस्ड थी या एस्टिमेटेड थी या इनको नहीं, हमें सारे तरीकों का पता है। आप बेबस हैं, आपके बस में कुछ नहीं था। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने असेस किया, हुकूमत आपके पास थी, लेकिन आप बड़े ही कहा था ना कि बेबस वजीर आज़म डायरेक्टरेट है, कैबिनेट डिवीजन के नीचे आता है, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन कहां से आ गया? वो आई थिंक कैबिनेट डिवीजन नहीं, मैं कैबिनेट डिवीजन की बात कर रही हूँ। एस्टेब्लिशमेंट मेरे मुंह से निकल गया। तो ये इतने काके हैं, और वो जो मतलब आप सोचें कि मलक रियाज का 3 अंगूठी और कैरेट तो मुझे लगता है इनकी कमजोरी थी को डायमंड्स। मतलब वो 2-3 कैरेट के पीछे इन्होंने मुल्क को अरबों रुपए के पैसे जो हुकूमत पाकिस्तान को मिलने थे जी। सो कोई एक चीज तो नहीं है ना, यहाँ तो डीसी की पोस्टिंग पे पैसे लेते रहे, और वो जो ये हमें ताने देते हैं ना, यही चीज इमरान खान साहब को बताई गई, जिसपे वो खफा हो गए। मोना आप मुझे जरा बात करने का मौका दें। तो मुझे बताएं ना, ये फिर ये उमर फारूक बहुत अच्छे इंसान थे वो। अच्छा, वो मुझे बताएं, ये पूरी मीडिया कैंपेन चलाई गई बुज़दार के खिलाफ। मोना मैं एक दफा नहीं बोली, मैं एक दफा नहीं बोली जब ये बोल रहे थे, मुकम्मल करें, जब ये बोल रहे थे। आपका टाइम है। आप मुझे बताएं कि जहांगीर तरीन साहब से पूरे फायदे इस्तेमाल करके, हुकूमत बना के, हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करके उनको चूस के पता चला वो शुगर स्कैंडल में इन्वॉल्व है। इबराज नकवी से $2 मिलियन ले लिया और उसके बाद पता चला वो फ्रॉड है। उमर फारूक को घड़ी बेच दी और उसके बाद पता चला वो तो 2 नंबर है, उसके तो रेड वारंट इतने मुल्कों से आए। अब मकसद मेरा ये है कि ये सारी चीजें जो है, आज नदीम मलिक साहब ने भी प्रोग्राम किया है, उसको भी छू करें। ठीक है, देखिए जब बात निकलती है ना, जब हमारी कोई बात थी, अब भैंसें और गाड़ियां वजीर आजम हाउस की तो अब बेच रहे हैं, उसके लिए इश्तिहार आ रहे हैं, उसके लिए सब कुछ आ रहा है, लेकिन इतनी बड़ी, और ये कोई एक चीज नहीं है। आप इमरान खान की जिंदगी जिसको ये इतना साफ शफाफ और मसीहा बना के पेश करते हैं, मुझे बताएं उसका जरिया मुआश क्या है? इस बात पे मैं आमिर साहब से पूछ लूं। जी आमिर साहब, जरिया मुआश क्या है? ये हुकूमत में सवाल पूछ रहे हैं। ये पर ये सारी पीडीएम चाहती, बताऊं क्या कहती है, इमरान खान साहब को साफ होकर पेश ना किया करें, हमारे जैसे ही हैं, वो ये कह रहे हैं बेसिकली। जी ऐसे ही आमिर साहब। मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो आप पीटीआई के नुमाइंदे हैं, अवान साहब इनसे पूछे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस वक्त हुकूमत पूरा प्रोपेगेंडा का जोर लगाया हुआ है। बस इनको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो इमरान साहब का फैन क्लब है और जो उनको चाहने वाले लोग हैं ना, उनको फर्क नहीं पड़ना ये तोशा खान स्कैंडल लेकर आ जाए कुछ भी, क्योंकि वो इमरान को मिस्टर क्लीन ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स समझते हैं। और जब वो तकाबुल करते हैं शरीफ खानदान से और उसके ऊपर जो बड़े बड़े इल्जाम, जी शरीफ खानदान के लोग जो उनको मानते हैं वो भी उनको ऐसे ही समझते हैं। वाले कहते हैं खाते हैं तो लगाते भी हैं। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं, बहुत फर्क है। मैं मुआवजा ही नहीं बनता शरीफ खानदान को इमरान खान का, जो इमरान खान का कंट्रीब्यूशन है 50 साल से पब्लिक लाइफ में है उनका। ये आपका ख्याल है ना, मुवाजना नहीं ना बनता, स्टेचर है ये आपका ख्याल है ना, मुवाजना नहीं बनता। मुवाजना क्यों नहीं? वाकई कोई मुवाजना नहीं है दोनों में। जो बहुत कंट्रीब्यूशन है इमरान का, सोशल वर्क में बहुत है, सियासत में बहुत है, खेल में बहुत है। एक सोशल वर्क कैसे हुआ? मिडिल क्लास वैल्यूज का शख्स है वो मतलब है, इस तरह का आदमी नहीं है कि मतलब सोने के चमचा। लेकिन ये जो एलिगेशन है आमिर साहब, इनका जरा जवाब फरमा दें कि जहांगीर तरीन साहब के बारे में बाद में पता चला कि वो चीनी